गुड मॉर्निंग बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अभी तक अपन ने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड ऑर्गन्स, किडनी की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर थी वो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थी वो, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अलावा अपन ने ये पढ़ रहे थे कि फंक्शन ऑफ द किडनीज। फंक्शन ऑफ किडनीज के अंदर भी अपन ने पढ़ा था फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के अंदर अपन ने ऑटो रेगुलेशन तक अपन ने पढ़े लिया था। अब सेकंड पॉइंट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर है कि selective reabsorption is one process by which the composition and volume of a glomerular filtration are altered during its passage through the convoluted tubes, the medullary lobes and collecting tubules। यानी कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की कंडीशन ही इस कारण से होता है कि जब ग्लोमेरुलस फिल्टर्स होता है तो उसके साथ में जो मान लो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ में कुछ ग्लूकोज वगैरह है, वो चीज़ें जैसे मान लो सोडियम पोटेशियम आयंस है तो वो चले जाते हैं, उसके कारण सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आवश्यक हो जाता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर है कि दिस प्रोसेस इनेबल टू रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ दोज फिल्टरेड or constitute needed to maintain the fluid and electrolyte balance and pH of the bloods। यानी कि जो फ्लूइड्स लेवल्स है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स है उसको बैलेंस करना, और जो pH है उसको भी, ब्लड pH है उसको बैलेंस करने के लिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आवश्यक होता है, और उसी कारण से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाया जाता है किडनी के द्वारा। तो इसके अंदर है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक टू प्लेस एट के रीज साइट इन द एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स। यानी कि नेफ्रॉन्स की जो मान लो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स की साइट्स है वहाँ पर जो कि एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ पर यूजिंग द केमिकल एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स। यानी कि कंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। सम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर्ड, जैसे मान लो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, डू नॉट नॉर्मली अपीयर इन द यूरिन बिकॉज दे आर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड यूजली अनलेस ब्लड लेवल्स आर एक्सेसिव। यानी कि जैसे मान लो कि नॉर्मल जो यूरिन्स होता है उसके अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये चीज़ें अपीयर्ड नहीं होती, ये चीज़ें नहीं पाई जाती है, ठीक है, उसके कारण इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब बताया गया है कि सम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर्स, जैसे मान लो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसी के कारण ये यूरिन में नहीं पाए जाते। द किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेज ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ रिनल देयर होर्स। यानी कि वैसे मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन है वो मैक्सिमम किया जाता है, और इसके दौरान फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देयर फॉर एग्जाम है वो 3.5 to 8 मोल पर लीटर्स होता है, और इसको अगर कहें कि 63 to 144 mg पर 100 ml के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि अगर एंड इफ दी अराइज अबो द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, अगर ट्रांसपोर्ट लेवल्स बढ़ जाता है तो इसका लेवल है वो 9 मोल्स पर लीटर या 160 ग्राम पर 100 ml के अंदर बढ़ जाता है। ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन, और इस कारण से ग्लूकोज है वो यूरिन के अंदर अपीयर हो जाता है, ग्लूकोज दिखाई देने लग जाता है जब भी एग्जामिनेशन किया जाता है। दिस अकर्स बिकॉज ऑल कैरीज साइट्स आर ऑक्यूपाइड एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ट्यूबल्स इज ओवरलोडेड। और इसमें क्या हो जाता है, जो मैकेनिज्म है जो ट्रांसपोर्टेशन की वो क्या हो जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है, और उसके कारण ऐसा होता है। अब नेक्स्ट है सम आयंस, जैसे सोडियम्स है, क्लोराइड्स है, कैन बी रीअब्जॉर्ब, इनको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाई एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द नेफ्रॉन्स। जो डिपेंड उस पर करता है कि जो नेफ्रॉन की रीअब्जॉर्प्शन की साइट है उसके ऊपर। इसके अलावा द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिनल थ्रू सम सबस्टेंस वेरियस
according to the body needs particularly times and some cases reabsorption of regulated by hormones। और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स है वो भी इसका रेगुलेशंस करते हैं। जैसे फर्स्ट है पैराथायराइड हार्मोन। ये हार्मोन है वो क्या करता है, जो मान लो कि पैराथायराइड ग्लैंड से इसका सेक्रेशन होता है और ये कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स टुगेदर द रेगुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को जो मेंटेन करने का काम होता है वो इसी का होता है। इसके अलावा एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन्स है, ADH है, वो भी पोस्टीरियर लोब में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो भी क्या करता है इंक्रीज करता है किसको, परमेबिलिटी ऑफ द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्स को एंड कलेक्टिव डक्ट्स को, और इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो भी क्या करता है, सेक्रेशन बाय द एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा सेक्रेशन होता है और इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम्स। इसका काम होता है कि सोडियम्स का तो अब्जॉर्प्शन करना और एक्सक्रीशन करना पोटेशियम का इसका काम है होता है। इसके अलावा है एट्रियल नेफ्रेटिक peptides secreted by the atrial of the aorta is responsible to secreting the arterial walls or decrease reabsorption of the sodiums and water in the proximal convoluted tubes and collecting ducts के द्वारा। अब है कि reabsorption of nitrogen waste products such as जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, इज़ वेरी लिमिटेड, और ये भी बहुत लिमिटेड होता है। इसके अलावा एक फ्लो चार्ट्स दिखाया गया है। उस फ्लो चार्ट्स के अंदर है कि आपके सबसे पहले ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर अराइज होता है, और अराइज होने के कारण क्या होता है कि ऑस्मोस रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है जो ADH है। ADH इंक्रीज होते ही क्या होता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई किडनी के द्वारा वाटर है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो हो जाता है वापस। ये मैकेनिज्म है। दूसरी एक मैकेनिज्म बता रखी है, जबकि लो रीनल ब्लड फ्लो हो तब क्या किया जाता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है और सोडियम्स जो लेवल्स है वो भी डिक्रीज होता है। इसके अंदर किडनीज के अंदर क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके सेक्रेशन ऑफ रेनिन का सेक्रेशन होता है, और रेनिन है वो क्या करता है इसके अंदर कि एंजियोटेंसिन्स है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो क्या करता है एस इनहिबिटर की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हाई ब्लड पोटेशियम लेवल्स होता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन्स का होता है और इनहिबिशन होता है दोनों ही कंडीशन के अंदर किडनीज की जो ट्यूबल्स होती है उसके अंदर, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम्स एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन ऑफ द जो सोडियम और वाटर है उसका तो रीअब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड सोडियम लेवल्स है वो एक मेंटेन हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम्स है उसके कारण बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ ट्यूबल्स के अंदर है फिल्ट्रेशन अकर द ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलर्स और सबस्टेंस नॉट रिक्वायर्ड एंड फॉरेन मटेरियल्स फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स इंक्लूडिंग जैसे पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, मे नॉट बी क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम्स इट रिमेन्स टू ग्लोमेरुलस। सच सब्सटेंस आर cleared secretion into the convoluted tubules and excreted from the blood body in the urines. Tubal secretion hydrogen ions important in maintain the normal body levels. इसमें बताया गया है कि जो ट्यूबल सेक्रेशंस है कि वही मान लो यूरिया है, यूरिक एसिड है, या फिर कुछ ड्रग्स होती है जैसे मान लो पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, ये क्या होती है जो मान लो कि एक्सक्रीट हो जाती है किडनीज के थ्रू, और ये है वो अपने शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है जिसको अपन बाहर निकाल देते हैं, ये कहें तो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। अब समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में यही है कि 3 जो फेज होती है वो होती है, फर्स्ट फेज फिल्ट्रेशन होती है, सेकेंड होती है वो सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है, और थर्ड होती है वो होती है ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब बात करें कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर है कि 96% ऑफ वाटर, यूरिया 2% और बाकी 2% के अंदर यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, सोडियम पोटेशियम आयन है, क्लोराइड्स है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ऑक्सीलेटेड है,
ऑक्जिलेट है, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। यानी कंपोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर है कि भाई 96% वाटर होता है और 2% है वो यूरिया होता है, और बाकी जो है 2% के अंदर यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, सोडियम पोटेशियम आयंस है, क्लोराइड्स है, फॉस्फेट्स है, सल्फेट्स है और ऑक्जिलेट्स है, ये सारे पाए जाते हैं। अब अगर इसकी बात करें आगे नेक्स्ट है कि यूरिन इज ए क्लियर एंड एम्बर इन कलर ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ यूरोबिलिरुबिन bile pigment altered in the intestines reabsorbed then excreted by the kidneys। यानी कि कहा जाए तो नॉर्मली जो यूरिन का कलर होता है वो क्लीन और अंबर कलर का होता है, और ये किसके कारण होता है, ये होता है यूरोबिलिन्स के कारण। और अगर इसके अंदर जो बाइल पिगमेंटेड है वो मिल जाए तो अल्टर्ड हो सकता है, और ये जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, एक्सक्रीटेड होता है किडनी के थ्रू। द स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन द 1020 टू 1030 एंड pH इज अराउंड 6। इसकी मान लो कि अपन कहें कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.020 होती है और से 1.030 तक होती है, और pH है वो होती है इसकी 6, और रेंज के अंदर बात करें तो 4.5 से लेकर 8 तक हो सकती है। ए हेल्थी एडल्ट पर्सनस 100 टू 500 ml पर डे, यानी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो यूरिन फॉर्मेशन करता है 1000 ml से लेकर 1500 ml तक। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी आर अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड इनटेक एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्सक्रीटेड, और ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना फ्लूइड ले रहा है, उसके आधार पर ही एक्सक्रीटेड होता है। यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज ड्यूरिंग द स्लीप एंड एक्सरसाइज, और जब भी एक्सरसाइज की जाती है या सोते हैं तो उस समय इनकी मात्रा है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट होता है वो किस तरह से होता है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस रहती है वो चीज़ें। तो इसके अंदर है कि द सोर्स ऑफ मोस्ट बॉडी वाटर इज डायरेक्टली फूड एंड फ्लूइड्स एंड स्मॉल अमाउंट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि ज़्यादातर है जो अपन वाटर लेते हैं, पानी पीते हैं, वो पानी है वो किस फेज में आता है अपने पास में, या तो फूड के थ्रू या फिर फ्लूइड्स लेते हैं उसमें आ जाता है, और कुछ है वो मेटाबॉलिक वाटर होता है। इसके अलावा वाटर एक्सक्रीटेड एज द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ यूरिन, और यूरिन के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूट्स होता है वो यही होता है कि वाटर ही उसके अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि वाटर इज एक्सक्रीटेड द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ यूरिन इन एक्सपायर्ड एयर्स फिसेज एंड थ्रू द स्किन स्वीट्स, और जो वाटर है वो या तो एयर के थ्रू यानी कि जब सांस लेते हैं उसके थ्रू, या फिसेज के थ्रू, या फिर स्किन स्वेट के थ्रू भी बाहर निकलता रहता है। अब बात करें आगे कि द अमाउंट ऑफ लॉस्ट इन एक्सपायर्ड एयर एंड फेसेज एसोसिएटेड विद द इन्वायरमेंटल एंड बॉडी टेम्परेचर के अनुसार ये एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें द बैलेंस बिटवीन द फ्लूइड एंड इनटेक आउटपुट इन कंट्रोल बाय द किडनीज, और जो आउटपुट और इनपुट है वो किडनी के थ्रू ही अपन क्या करते हैं इसको मेंटेन करते हैं। तो द बैलेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट्स, द मैक्सिमम यूरिनरी आउटपुट इज स्मॉलेस्ट वॉल्यूम रिक्वायर्ड एक्सक्रीट बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट इज अबाउट 500 ml पर डे, यानी कम से कम 500 ml पर डे तो होना ही चाहिए। यूरिनरी वॉल्यूम इज एक्सेस ऑफ दिस कंट्रोल्स मेनली इज एंटीडायरेटिक्स और ADH रिलीज इनटू द बॉडी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्लोज्ड रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन्स, और जो कि मान लो कि यहाँ पर ADH हार्मोन्स निकलता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और इसका सीधा रिलेशन होता है वो कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। अब सेंसरी नर्व सेल्स इज हाइपोथैलेमस, यानी कि osmoreceptors detect the changes in the osmotic pressure of the blood's nerve impulse from the osmoreceptors stimulate the posterior pituitary to release the ADH, यानी कि अगर मान लो कि ब्लड जो यूरिन वॉल्यूम्स है वो कम होता है तो उसके कारण क्या होता है, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स के कारण होता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो मान लो इस पर कॉन्टेक्ट जो इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है किसकी, हाइपोथैलेमस की होती है, और वही इसको अरेंज करता है। इसके अंदर है कि द
मैकेनिज्म मेंटेन द ऑस्मेटिक प्रेशर, और ये ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं विद इन नॉर्मल लिमिट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें कि द फीडबैक मैकेनिज्म में बी सपोर्ट व्हेन द देयर इज एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ द डिजोल्व सब्सटेंस इन द ब्लड्स, और इसमें ज़्यादा मात्रा में जो डिजोल्व होते हैं ब्लड के अंदर वो सब्सटेंस बाहर आते हैं। फॉर एग्जांपल से जैसे डायबिटीज मेलाइटर, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अबोव ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ रिनल ट्यूबल्स, एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एक्सेसिव ग्लूकोज। और अगर जैसे मान लो कि ग्लूकोज की मात्रा अगर यूरिन में ब्लड में ज़्यादा होती है तो यूरिन में भी एक्सक्रीट होने लग जाता है। या पॉलीयूरिया है तो पॉलीयूरिया के अंदर क्या होता है, लीड टू डिहाइड्रेशन, डिपॉजिट इन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच बट इज यूजुअली accompanied एक्यूट थ्रस्ट एंड इंक्रीज द वाटर इंटेक्स। अगर मान लो कि पॉलीयूरिया की कंडीशन होती है तो उस समय अपने को प्यास ज़्यादा लगती है और बार बार यूरिन पास आउट करना चाहिए। अब अगर बात करें कि अपन की इसकी एक मैकेनिज्म्स होती है, और ये मैकेनिज्म्स है वो एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रमोट करते हैं सोडियम और पोटेशियम वाटर लेवल्स को। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर है कि चेंजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी फ्लूइड में बी ड्यू टू चेंजेज इन, फर्स्ट होता है कि वाटर कंसंट्रेशन और सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। There are a several mechanism and maintain the balance between the water and electrolyte concentrations। कई इसके अंदर mechanisms होती है उसके द्वारा ये मेंटेन रहता है। अब सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम बैलेंस के अंदर है कि सोडियम इज द मोस्ट कॉमन केशंस यानी पॉजिटिव चार्ज आयंस और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर पाया जाता है। पोटेशियम इज द मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर होता है। सोडियम इज constitutes almost of food and salts is often added of a food during the cookings, यानी कि सोडियम जो है वो भोजन पकाते समय भोजन के अंदर डाला भी जाता है और वैसे भी भोजन के साथ इसको यूज करते हैं। दिस मीन्स दैट ए इनटेक ऑफ यूजुअली एक्सेस ऑफ द बॉडी नीडेड्स, यानी इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसीलिए बॉडी में इसको ज़्यादा लिया जाता है। इट इज़ एक्सक्रीटेड मेनली यूरिन एंड स्वेट्स, और ये यूरिन और स्वेट्स के साथ बाहर निकलता रहता है। सोडियम इज कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट फूड एंड साल्ट्स के अंदर काम में लिया जाता है, इसीलिए कुकिंग के समय इसको डाला जाता है। जिससे क्या होता है कि ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जो ये है ज़्यादातर यूरिन और स्वेट के साथ बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सोडियम्स एक्सक्रीटेड इन स्वेट्स इज ए इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्ट द स्वेटिंग्स इज एक्सेसिव, यानी कि जो स्वीट्स है जो पसीना है उसके थ्रू बाहर निकलता रहता है। दिस में अकर व्हेन देयर इज ए पायरेक्शिया की कंडीशन होता है हाई एनवायरमेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द सस्टेंस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मली रिनल मैकेनिज्म डिस्क्राइब द बिलो मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद इन द फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिमिट्स के साथ में। नेक्स्ट है कि व्हेन द एक्सेसिव स्वेटिंग और सस्टेन द लिविंग इज हॉट क्लाइमेट और working in a hot environments, the alimentations occurs in about 7 to 10 days। amount of electrolytes lost in the sweat is reduced, यानी धीरे धीरे इसकी मात्रा कम हो जाती है सोडियम लेवल्स के एक्सक्रीशन की, क्योंकि इस समय है वो स्वेट से ज़्यादा निकलने लग जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम अकर्स इन हाई कंसंट्रेशन इन द डाइजेस्टिव जूस, सोडियम इन गैस्ट्रिक जूस एंड पोटेशियम इन ए पैंक्रेटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली दीज आयंस आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कोलन्स बट फॉलोइंग acute and prolonged diarrhea may be excreted in a large quantity with the resolvent electrolyte imbalance, यानी कि कहा जाता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम आयंस है उसका बैलेंस किस तरह से रहता है। तो उसका बैलेंस रखने के लिए कि जैसे मान लो कि सोडियम्स की मात्रा है वो वैसे भी शरीर के अंदर ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि कुकिंग के समय साल्ट डाला भी जाता है और उसमें सोडियम्स होता है, या फिर अपन क्या करते हैं बॉडी के अंदर भी इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये क्या है कि या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है या फिर पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। और अगर मान लो कि अपन पायरेक्शिया या फिर जो लो टेम्परेचर इन्वायरमेंटल्स होता है वहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा ये अगर नहीं करते हैं तो कम एक्सक्रीट होता है, और अगर अपन करते हैं तो 7-8 दिन तो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर इसका लॉस होने लग जाता है और धीरे धीरे एक लेवल्स के अंदर मेंटेन हो जाता है। ये था आपका सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस तक के। बाकी टॉपिक को अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।